प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुक लाना। मैं यूपी बोर्ड की क्लास 12th के छात्र छात्राओं के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा चुका है। मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, जिसमें चैप्टर 3 मुद्रा और बैंकिंग स्टार्ट है। आज पार्ट 4 अर्थात चौथा वीडियो है। अगर इस पार्ट का इससे पहले वाला 3 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करके पढ़ें, ताकि ये आसानी से समझ में आए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं या मुद्रा का वर्गीकरण क्या है। देखिए, मुद्रा के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। एक तो स्वभाव के आधार पर, जिसको हम प्रकृति के आधार पर भी कहते हैं। दूसरा वैधानिकता के आधार पर। तीसरा पदार्थ के आधार पर। और चौथा निर्गमन के आधार पर। देखिए, इम्तहान में लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा का वर्गीकरण का वर्णन करिए। और कभी छोटे कम अंक का पूछेगा तो ये पाठ में पूछ देगा, स्वभाव के या प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण कीजिए, वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण कीजिए। इसी तरह से पदार्थ के आधार पर और निर्गमन के आधार पर भी पूछ सकता है। तो 4 प्रकार से या 4 वर्गीकरण है, जो आगे हम लोग एक एक करके विस्तृत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वभाव के आधार पर, जिसको कहा जाता है प्रकृति के आधार पर। देखिए, प्रोफेसर किन्स ने, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर किन्स ने प्रकृति के आधार पर मुद्रा को 2 भागों में बांटा है। एक बांटा है वास्तविक मुद्रा और दूसरा हिसाबी मुद्रा या हिसाब की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा, यहीं पर हम समझ लेते हैं कि वास्तविक मुद्रा जो होती है, यहाँ लिखा भी है कि वास्तविक मुद्रा से अर्थ उस मुद्रा से है जो किसी देश में वास्तव में चलन होती है। इस मुद्रा की सहायता से ही बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। इसे हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वास्तविक मुद्रा का मतलब ये हुआ कि जो बाजार में मुद्रा चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो सिक्के चल रहे हैं, वो वास्तविक मुद्रा है, जिनसे हम वस्तुओं का और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। यह मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मौद्रिक विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है। किसी भी वस्तु का मूल्य कितना है मुद्रा के द्वारा ही मापा जाता है। स्थगित भुगतानों के आधार, भावी जो भुगतान करने हैं उनका भी आधार मुद्रा के द्वारा ही होता है। तो ये सब जिन मुद्रा से होता है उसे ही हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। अब किन्स ने वास्तविक मुद्रा को भी 2 भागों में बांटा है। किन्स ने वास्तविक मुद्रा को 2 भागों में बांटा है, प्रामाणिक मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा। कहीं कहीं पर किताबों में प्रामाणिक मुद्रा को वस्तु मुद्रा भी लिखा है, क्योंकि अभी तक आपने क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक मुद्रा वो होती है जिससे हम विनिमय करते हैं, जिससे हम क्रय विक्रय करते हैं, जिससे हम मूल्य का मापक करते हैं, जिससे हम स्थगित भुगतान करते हैं, वो वास्तविक मुद्रा हो गया। अब वास्तविक मुद्रा को 2 भागों में बांटा गया है, प्रामाणिक मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा। देखिए, प्रामाणिक मुद्रा नाम से नहीं लग रहा है कि ये सिक्कों की बात हो रही है, ये धात्विक मुद्रा की बात हो रही है। तो यहाँ बहुत समझना जरूरी है कि प्रामाणिक मुद्रा का दूसरा नाम है धात्विक मुद्रा, अर्थात इसमें सिक्के आते हैं। अब देखिए, प्रामाणिक मुद्रा का प्रायः इस मुद्रा का निहित मूल्य, जिसको वास्तविक मूल्य यथार्थ मूल्य भी कहते हैं, उसके अंकित मूल्य के बराबर या लगभग बराबर होता है। ये समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है। अब हम इसको अपनी भाषा में समझाते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के चलते थे। मान लीजिए चांदी का सिक्का चलता था और वो 10 रुपये का अगर सिक्का है, माना जा रहा है कि 10 रुपये का अगर चांदी का सिक्का है और उसे पिघलाने के बाद उसमें से जो शुद्ध चांदी निकला वो 15 रुपये का बिक गया, तो लोग उसको क्या काम करते थे कि गलाने लगे, जिससे मार्केट में सिक्कों की शॉर्टेज होने लगी। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि जो 10 रुपये का सिक्का था
उसमें 10 रुपये का ही चांदी या धातु डाला गया। मतलब उसको अगर पिघलाया जाएगा, गलाया जाएगा, तो उससे जो उसका वास्तविक मूल्य है, जो उसकी जो चांदी बिकेगी, वो अंकित मूल्य जो 10 रुपया है उसके बराबर ही होगा। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन आप मान कर कहिए या यही लिखिए कि अंकित मूल्य जो है अगर 10 रुपया है, उसको गलाने के बाद जो उसका कीमत हुआ चांदी का, वो 10 रुपया ही होगा। ऐसे सिक्के को, ऐसे मुद्रा को प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। मानक मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि एक मानक है कि 10 रुपये का सिक्का है तो इसमें 10 रुपये की चांदी है, 5 रुपये का सिक्का है तो 5 रुपये की चांदी है, इसलिए इसे हम मानक मुद्रा भी कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें धातु होता है, इसलिए इसे धात्विक मुद्रा कहते हैं, और मानक होता है इसलिए मानक मुद्रा कहते हैं, प्रमाणिक मुद्रा भी कहते हैं। और जितने का सिक्का है उतना उसका मतलब वास्तविक मूल्य है, निहित मूल्य है, इसलिए एक और नाम है इसका, पूर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। तो अब पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रमाणिक मुद्रा वे सिक्के होते हैं जिनका वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान में प्रमाणिक मुद्रा चल रहा है? तो प्यारे बच्चों, नहीं चल रहा है। अब वो जो चल रहा है वो उसका अंकित मूल्य से कम उसका वास्तविक मूल्य होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर यहाँ तो बताया जा रहा है कि वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य बराबर होते हैं, लेकिन अब जो चल रहा है वो वास्तविक मूल्य मतलब गलाने के बाद जो बिकेगा उसके अंकित मूल्य से कम में बिकेगा, जिसे हम कहते हैं प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा। अब यहाँ इसका इसलिए नहीं जिक्र है कि कीन्स के अनुसार 2 प्रकार बताया गया है, तो फिर हम इसमें सांकेतिक मुद्रा नहीं पढ़ सकते ना। 1835 में अनुवाक्स में लिखा है कि 1835 से 1893 तक जो भारत में 1 रुपये का सिक्का था वो मानक मुद्रा था, अर्थात उसके अंदर जो धातु था उसको गलाने के बाद जब बेचा जाए तो 1 रुपये के सिक्के में 1 रुपये का धातु मिलता था। इसलिए 1835 से 1893 तक 1 रुपये का सिक्का चला, उसके बाद ये भी बंद कर दिया गया, अब नहीं चल रहा है। वास्तविक मुद्रा 2 प्रकार का होता है, एक प्रमाणिक मुद्रा जो बता दिया गया, दूसरा होता है प्रतिनिधि मुद्रा। प्रतिनिधि मुद्रा को आप ऐसे समझिए कि जैसे प्रमाणिक मुद्रा को आपने देखा कि धात्विक मुद्रा है, तो जो दूसरी मुद्रा है जिससे हम क्रय विक्रय करते हैं, लेकिन अगर उसको हम गलाएं तो उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, वो हो गया प्रतिनिधि मुद्रा, अर्थात कागजी नोट कह लीजिए। लिखा है यह मुद्रा मूल्यवान मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है, यह क्रय शक्ति की प्रतिनिधि होती है। प्रतिनिधि मुद्रा से ही क्रय शक्ति होती है जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। कोई भी क्रय करना है, विक्रय करना है तो प्रतिनिधि मुद्रा से होती है, परंतु क्रय शक्ति के स्वयं के लिए प्रयुक्त नहीं होती। अगर इसे हम गलाएं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कागजी नोट को आप 2000 का नोट है, उसे आप अगर गला दें तो 2 रुपये का भी उसमें धातु नहीं मिलेगा। तो प्रतिनिधि मुद्रा भी समझ में आ गया होगा। अब प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का मुद्रा बताया गया था। वास्तविक मुद्रा जो आपको बता दिया गया कि वास्तविक मुद्रा भी 2 प्रकार की होती है, प्रमाणिक मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा, और इसमें जो दूसरा था वो हिसाबी मुद्रा है। देखिए हिसाबी मुद्रा कोई व्यवहार में चलता नहीं है। लिखा है हिसाब की मुद्रा से अभिप्राय उन मौद्रिक इकाइयों से है जिनका प्रयोग हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है, जिनका डायरी मेंटेन किया जाता है कि फलाना ने इतना लिया, उसने इतना लिया। इस मुद्रा को हिसाबी मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा का कोई जरूरी नहीं है कि प्रचलन हो, चलन हो। तो इसे सेलिंगमैन ने आदर्श मुद्रा भी कहा था। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है अपना रजिस्टर मेंटेन करता है कि फलाने ने 1 पेटी लिया, 1 लाख को 1 पेटी लिख रहा है, तो ये हिसाबी मुद्रा हुआ। अब पेटी व्यवहार में थोड़े नहीं चलता है, वो उसका वो हिसाब की मुद्रा है। कभी कभी वो रुपया भी लिख सकता है। तो यही लिखा गया है कि कोई गारंटी नहीं है कि हिसाबी मुद्रा प्रचलन में हो सकता है। और क्लियर हो जाएगा वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा में। वास्तविक मुद्रा मुद्रा चलन में रहती है, व्यवहार में रहती है। हिसाबी मुद्रा चलन में आवश्यक नहीं है। वास्तविक मुद्रा मुद्रा का व्यवहारिक रूप है, प्रैक्टिकली वास्तविक मुद्रा ही चलता है, जबकि हिसाबी मुद्रा मुद्रा का सैद्धांतिक रूप है, लिखित रूप है, ये व्यवहार में नहीं चलता है। वास्तविक मुद्रा जो है इसके वजन में, आकार में
या इसके परचेजिंग पावर में चेंजिंग हो सकती है। हिसाबी मुद्रा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका वजन, आकार, क्रय शक्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हमें उम्मीद है कि पहला जो था स्वभाव के आधार पर या प्रकृति के आधार पर वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा समझ में आ गया होगा। इसको शार्ट में यहाँ लिख दिया गया है। प्रकृति के आधार पर वास्तविक मुद्रा, हिसाबी मुद्रा दो प्रकार का होता है। वास्तविक मुद्रा आपको बता दिया गया प्रमाणिक मुद्रा, जो धात्विक मुद्रा या मानक मुद्रा भी कहते हैं, प्रतिनिधि मुद्रा, ये बता दिया गया। अब जो दूसरा वर्गीकरण है वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता का मतलब होता है कानून सम्मत, लीगल, अर्थात उसका सरकार के द्वारा वो वैध है। तो वैधानिकता के आधार पर भी दो प्रकार की मुद्रा होती है। अब देखिए, इससे पहले अपने प्रकृति के आधार पर पढ़ा, अब उसको आप वहीं छोड़ दीजिए, उससे इसमें तुलना नहीं करना है। अब ये नया वर्गीकरण शुरू हो गया वैधानिकता के आधार पर। इसको स्वीकार के आधार पर भी कहते हैं। तो वैधानिकता के आधार पर दो प्रकार की मुद्रा होती है, वैध मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा। वैध मुद्रा को विधि ग्राह्य मुद्रा भी कहते हैं। विधि का मतलब होता है कानून, ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना, कानून से रिलेटेड, कानूनी मुद्रा, मतलब ये सरकारी मुद्रा। और ऐच्छिक मुद्रा, इसको हम बैंक मुद्रा या वैकल्पिक मुद्रा भी कहते हैं। अब इन दोनों को समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, जो वैध मुद्रा है ये भी दो प्रकार का होता है, सीमित वैध मुद्रा, असीमित वैध मुद्रा। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं विधि ग्राह्य मुद्रा, जिसको हम वैध मुद्रा भी कहते हैं। देखिए, नाम से ही लग रहा है विधि ग्राह्य। विधि ग्राह्य मुद्रा का अर्थ ये हुआ उस मुद्रा से है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के भुगतान के रूप में स्वीकार करना कानून के अनुसार अनिवार्य होता है। अगर आपको कोई वस्तु और सेवा खरीदना है तो उसका जो मूल्य आप भुगतान करेंगे तो वो कानून के अनुसार मना नहीं कर सकते कि हम नहीं लेंगे। कोई भी व्यक्ति इस मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करेगा तो उसे दंडित किया जा सकता है कानून के नियम के अनुसार। तो विधि ग्राह्य मुद्रा का मतलब समझ गए होंगे कि यह जो है वह मुद्रा है जिसको सबको ग्राह्य करना होगा, सबको स्वीकार करना होगा। क्रय विक्रय विनिमय का माध्यम इसी मुद्रा से होता है। यह मुद्रा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा और दूसरा असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा। सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा का मतलब यह हुआ कि यह वह मुद्रा है जिसे स्वीकार करने की सीमा कानून द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। अर्थात विधि ग्राह्य तो है, वैध मुद्रा है, लेकिन आप जो है उसको ज़्यादा मात्रा में जब आप देंगे तो अगला व्यक्ति जो लेने वाला है वो उसे मना कर सकता है लेने से। सरकार के द्वारा इसकी अधिकतम लिमिट, अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। आप कभी मान लो कि मोबाइल के दुकान पर जाते हो, 10,000 का मोबाइल है, आप 5,000 रुपये उसे नोट दे दो और 5,000 रुपये का आप उसे जो है 1-1 रुपये के सिक्के दे दो, 25 पैसे का दे दो, तो क्या करेगा वो? मना कर देगा। आप उससे लड़ बैठते हो कि क्यों, ये वैलिड नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप ये ध्यान दो कि कुछ ऐसी सिक्के हैं, किसका 5 पैसे जो अब लगभग प्रचलन बंद है, 5, 10, 20, 25, 50 पैसे तक के जो सिक्के हैं ये सीमित विधि ग्राह्य हैं। इनकी एक सीमा लिमिट है, इससे अधिक वो व्यक्ति लेने से मना कर सकता है और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि नहीं आपको लेना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि अधिकतम कितना दिया जा सकता है 50 पैसे के सिक्कों तक। तो इसके लिए देखिए हमने बहुत प्रयास किया, गूगल पर भी बहुत कम इकोनॉमिक्स का मैटर लोड है, फिर भी हमें मिला है कि अधिकतम 25 रुपये तक जो है सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा को हम मना नहीं कर सकते, उसको लेना पड़ेगा, अधिकतम 25 रुपये। तो ये 50 पैसे या 50 पैसे से कम जितने पैसे हैं ये सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा है। और जो दूसरा है असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा, ये 1 रुपये से लेकर के उसके अधिकतम जो है ये असीमित, इसे आप कितना हूँ अधिकतम आप किसी को दे सकते हैं या ले सकते हैं। इसे आप मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं लूँगा। अगर आप अस्वीकार करते हैं, मना करते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है।
तो सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा, असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों को मिलाकर विधि ग्राह्य मुद्रा कहा गया। अब वैधानिकता के आधार पर दो प्रकार के बताया गया है। एक तो विधि ग्राह्य मुद्रा जो हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा को ही बैंक मुद्रा या वैकल्पिक मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा को स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को कानून द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है। उस व्यक्ति की इच्छा है कि उस मुद्रा को स्वीकार करता है या नहीं करता है, इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप उसे बाध्य नहीं कर सकते, कानून के द्वारा भी नहीं कर सकते कि आपको लेना ही पड़ेगा। ऐच्छिक मुद्रा जैसे चेक है, ड्राफ्ट है, हुंडी है, विनिमय पत्र है, ये ऐच्छिक मुद्राएं हैं। आप किसी को चेक देने लगो तो नहीं ले, अगर उसे नहीं इच्छा है तो नहीं लेगा, तो आप उसे मना नहीं कर सकते कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा। तो वैधानिकता के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हम लोगों ने दो प्रकार का वर्गीकरण पढ़ा। एक तो पढ़ा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा पढ़ा वैधानिकता के आधार पर। अब तीसरा होता है पदार्थ के आधार पर। अब इससे पहले जो दो आपने पढ़ा है वो अलग अलग वर्गीकरण था। अब ये तीसरा अलग वर्गीकरण है, उससे तुलना करके इसको नहीं पढ़ना है। पदार्थ के आधार पर, पदार्थ आपको पता है कि ठोस, द्रव, गैस होते हैं, यहाँ ठोस की बात हो रही है। पदार्थ के आधार पर मुद्रा तीन भागों में बांटा गया है: वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। पदार्थ के आधार पर वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। फिर धातु मुद्रा को भी दो भागों में बांटा गया है: प्रामाणिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। और पत्र मुद्रा को चार भागों में बांटा गया है: प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा, प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। अब इसमें जो है एक एक करके हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ हम बता दूं, टेलर वस्तु मुद्रा में वस्तु आता है। जैसे कभी प्राचीन काल में आप देखे थे कि कौड़ी चलती थी, वो मुद्रा का कार्य करती थी। फिर उसके बाद में यहाँ वर्णन में भी लिखा है, फिर उसके बाद में जब आखेट युग आया, जब उस समय केवल शिकार लोग करते थे, उस समय मुद्रा का काम चमड़ा और खाले करता था, उसी को लोग ले दे करके अपना काम करते थे। फिर इसके बाद जब चरागाह युग आया तो उस समय मुद्रा का कार्य जानवर गाय करती थी। और फिर जब कृषि युग आया तो अनाज, तंबाकू, इनको मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो वस्तु मुद्रा वस्तुओं की बात हो रही है। अब धातु मुद्रा की बात कर रहे हैं। धातु मुद्रा जो है, धात्विक मुद्रा जिसको कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है: प्रामाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा। अभी आपने शुरू में भी पढ़ा था कि प्रामाणिक मुद्रा क्या है, फिर भी यहाँ हम लोगों को वही चीज़ लगभग पढ़ना है। तो धातु मुद्रा दो प्रकार की होती है। पहले तो धातु मुद्रा जाने क्या है। जब मुद्रा किसी धातु से बनी होती है तो उसे हम धातु मुद्रा कहते हैं या धात्विक मुद्रा भी कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, गिलट, मिश्र धातु। अब सोना चांदी के नहीं बल्कि मिश्र धातु के सिक्के बन रहे हैं। इस मुद्रा को, मतलब धातु मुद्रा को दो भागों में बांटा गया है: प्रामाणिक मुद्रा और दूसरा होता है प्रतीक या सांकेतिक मुद्रा। अभी हमने पहले वर्गीकरण में प्रकृति के आधार पर जब हमने वास्तविक मुद्रा बताया था तो उसमें भी हमने इसका जिक्र किया था कि प्रामाणिक मुद्रा या मानक मुद्रा या पूर्ण मुद्रा क्या है। प्रामाणिक मुद्रा में आपको बताया गया था कि प्रामाणिक मुद्रा वे सिक्के होते हैं जिसका अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य को धात्विक मूल्य भी कहते हैं, ये बराबर होता है। दूसरे अर्थ में हम ये कहें कि अगर हम प्रामाणिक मुद्रा के सिक्कों को गलाएं तो उससे जो हमें धातु मिलती है वह उसके उस जितने का सिक्का होगा, गलाने के बाद उसका जो धातु है उतने के बराबर होगा। अगर 10 रुपये का सिक्का है और उस सिक्के को हमने गलाया तो उससे जो हमें धातु मिला, चांदी मिला, सोना मिला या कोई तांबा मिला, वो 10 रुपये का ही होगा। तो आप समझ लीजिए कि प्रामाणिक मुद्रा के सिक्के में अंकित मूल्य जो उस पर अंकित है और उसको गलाने के बाद अर्थात तो वास्तविक मूल्य, धात्विक जो मूल्य मिला वो बराबर होगा। यह देश की प्रधान मुद्रा होती है, इसीलिए तो इसे पूर्ण मुद्रा या मानक मुद्रा भी कहते हैं। दूसरा है प्रतीक या सांकेतिक मुद्रा। प्रतीक या सांकेतिक मुद्रा, इसमें ही आप थोड़ा सा देखो, जो अंकित मूल्य है, मान लो 10 रुपये का सिक्का है और उसे गलाया गया
तो उससे जो धातु मिला, जिसको हम कहेंगे वास्तविक या धात्विक मूल्य, वो कम होता है। अंकित मूल्य, अगर 10 रुपए के सिक्कों को गलाने के बाद जो उसका धातु या उसकी चांदी जो बिक रही है वो 3, 4, 5 रुपए की बिक रही है, तो हम इसे कहेंगे प्रतीक या सांकेतिक मुद्रा। उदाहरण आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर 10 रुपए का चांदी का सिक्का है, उसको गलाने के बाद जो उससे चांदी मिला या जो धातु मिला वो 10 से कम का होगा, मतलब अंकित मूल्य वास्तविक या धात्विक मूल्य से ज्यादा होगा। इसे हम कहते हैं प्रतीक या सांकेतिक मुद्रा। यह देश की सहायक मुद्रा होती है। अब जो चल रहा है ना, सिक्के जितने चल रहे हैं उतने अब भी चल रहा है। आप सोचो 10 रुपए का अगर सिक्का है और उसके धातु 10 का भी बिक जाए, तो फिर टकसाल चलाने का, उनके कर्मचारियों को वेतन देने का गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा। इसलिए अंकित मूल्य अगर गवर्नमेंट का 10 रुपये है, तो उसके धातु को अगर हम निकाल कर बेचेंगे तो अधिक से अधिक 3 रुपये या 4 रुपये का बिकेगा। तीसरा जो होता है वो होता है पत्र मुद्रा। आपने देखा पदार्थ के आधार पर, पहला वर्गीकरण आपने पढ़ा पदार्थ के आधार पर वस्तु मुद्रा, दूसरा आपने पढ़ा धातु मुद्रा, और तीसरा होता है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा का मतलब होता है कागजी नोट। 5 रुपये, 1 रुपये से लेकर के जितने आप ऊपर देख रहे हैं कागजी नोट, इन्हें हम पत्र मुद्रा कहते हैं। लिखा है पत्र मुद्रा एक विशेष प्रकार के कागज पर, ये जनरल कागज नहीं होता है, विशेष प्रकार का कागज होता है। इस पर लिखा हुआ प्रतिज्ञा पत्र है जो सरकार या केंद्रीय बैंक मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जिन पर एक निश्चित राशि देने का वचन लिखा होता है। अगर आप नोट पर देखें तो ऊपर लिखा होगा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, और एक निश्चित राशि जैसे 10 रुपये देने का वचन देता हो, गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। यहाँ थोड़ा सा हम बता दें कि 1 रुपये का जो नोट होता है या जितने भी सिक्के होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा जारी होते हैं, और जो 2 रुपये या उससे अधिक 2000 तक जो नोट जारी होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के होते हैं जारी, जिनको हम केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्री का, वित्त सचिव का, गवर्नर का, कैबिनेट सचिव का। तो ज़्यादातर बच्चे वित्त मंत्री लगा के आते हैं, जो गलत है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, जो 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 रुपये का नोट और सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी होते हैं और वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 2 रुपये या उससे अधिक के नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी होते हैं और उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अब ये पत्र मुद्रा भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, पहला है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। देखिए, जब पत्र मुद्रा का नाम लेते ही आप नोट से समझें, जब नोट के पीछे 100% बहुमूल्य धातु जैसे सोने व चांदी का कोष रखा जाता है, तब इसे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। गवर्नमेंट क्या काम करती है कि अगर प्रतिनिधि पत्र मुद्रा छापती है तो जितना रुपए का छापती है उतने का रुपए का बहुमूल्य धातु रखती है कोष में। तो ऐसे नोट जिनके बराबर कोष में रखा जाता है उन्हें कहा जाता है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। अब होता क्या है कि ये नोट जिन पर होता है उनके इच्छा अनुसार इन नोटों को धातु या मूल्यवान धातु में बदला जा सकता है। गवर्नमेंट को देख करके उस जितने का है उसने का सोना या बहुमूल्य धातु प्राप्त कर सकता है। इसका निर्गमन बहुमूल्य धातु की पूर्ति तक सीमित रहता है। जितना गवर्नमेंट धातु रखती है उतना ही जारी कर पाती है या करती है। तो हमें उम्मीद है कि प्रतिनिधि पत्र मुद्रा समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात यह है कि जितने का नोट छपेगा उतने का कोष गवर्नमेंट रखेगी, और वो नोट जिन पर होगा उस नोट से मूल्यवान धातु में जब चाहे तब बदल सकता है। दूसरा है परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। देखिए, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा भी बहुमूल्य धातुओं से परिवर्तन किया जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन जब इसका छपाई होती है, इसको निर्मित किया जाता है, तो इसके पीछे 100% धातु का कोष नहीं रखा जाता। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में आपने देखा 100%, लेकिन परिवर्तनीय में आंशिक कोष रखा जाता है
और जो शेष भाग बचता है उसको सरकारी प्रतिभूतियां रखी जाती है। सरकारी प्रतिभूतियां का मतलब कि बांड एक प्रकार से रखा जाता है, जो उस बांड से ही गवर्नमेंट जो है इच्छानुसार उसे बहुमूल्य धातु दे सकती है जो उसे बदलना चाहे। सरकार मुद्रा को बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तन करने की गारंटी देती है, लेकिन उतना 100% बहुमूल्य धातुओं को कोष में नहीं रखती है। कुछ तो कोष में रखती है, कुछ जो है सरकारी प्रतिभूतियां रखती है, बांड रखती है। अगर विदेशी भुगतान करना है तो उनके लिए पृथक कोष की भी व्यवस्था करती है। तो इसे हम कहते हैं परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा। इसमें 100% कोष रखती है गवर्नमेंट और इसमें आंशिक रूप से रखती है, लेकिन दोनों में गारंटी रहती है बहुमूल्य धातुओं से बदलने की। अब तीसरा है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनीय नाम से ही लग रहा है कि यह मुद्रा ऐसी मुद्रा है जिसको बहुमूल्य धातुओं से नहीं बदला जा सकता। लिखा भी है, यह वह मुद्रा होती है जिसके बदले में किसी बहुमूल्य धातु को देने का वचन नहीं दिया जाता। अगर ये पत्र मुद्रा किसी पर है तो वो गवर्नमेंट को जमा करके उसके बराबर बहुमूल्य धातु नहीं प्राप्त कर सकता। इस पर लिखा रहता है बहुमूल्य धातु को देने का वचन नहीं दिया जाता है, गारंटी नहीं ली जाती है। और जब गवर्नमेंट इस नोट को छापती है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा को, तो इसके पीछे बहुमूल्य धातुओं का कोष भी नहीं रखती है। इसका उदाहरण सबसे बढ़िया यह है भारतीय कागजी नोट। अब जो नोट आ रहे हैं, इस नोट के छपाई के बराबर या इस नोट का जो कीमत है उसके बराबर अब गवर्नमेंट बहुमूल्य धातु नहीं रख रही है। और ना ही कोई, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि 2000 का नोट है, हम गवर्नमेंट के पास देकर 2000 का सोना ले लें, ऐसा भी नहीं है। तो इसे कहते हैं अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। हाँ, ये असीमित विनिर्ग्राह्य होती है। इसको कितना हो बड़े पैमाने पर हम भुगतान किसी को कर सकते हैं या ले सकते हैं। और चौथा है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। देखिए, प्रादिष्ट पत्र मुद्रा भी अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का ही रूप है। जैसे अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के छापने में कोई कोष नहीं रखा जाता था, गवर्नमेंट रखती थी, उसी तरह से प्रादिष्ट पत्र मुद्रा के पीछे भी गवर्नमेंट कोई कोष नहीं रखती है और न ही इच्छानुसार बहुमूल्य धातुओं से बदलने की गारंटी देती है। यह मुद्रा जो है संकटकालीन परिस्थितियों में निर्गमित की जाती है, संकटकालीन परिस्थितियों में की जाती है और यह मुद्रा किसी बहुमूल्य धातु में परिवर्तन नहीं होती है। इसकी क्रय शक्ति राजकीय आदेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है। जब संकट काल परिस्थितियों में इसे निर्गमित किया जाएगा प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, तो उसका जो क्रय शक्ति है वो गवर्नमेंट के आदेशों के द्वारा निर्धारित होती है। तो पदार्थ के आधार पर आपने पढ़ा कि मुद्रा 3 प्रकार की होती है, धातु मुद्रा, और पहला पढ़ा था वस्तु मुद्रा, दूसरा धातु मुद्रा, तीसरा पत्र मुद्रा। अब जो चौथा वर्गीकरण है वो निर्गमन के आधार पर है। मुद्रा का वर्गीकरण में सबसे पहले ये बताया गया था कि पहला जो है वो होता है, पहला वर्गीकरण जो अभी बताया गया था कि स्वभाव के आधार पर या प्रकृति के आधार पर, दूसरा बताया गया था वैधानिकता के आधार पर, और तीसरा बताया गया था पदार्थ के आधार पर। अब चौथा जो है लास्ट वर्गीकरण निर्गमन के आधार पर। निर्गमन का मतलब जारी होना, गवर्नमेंट जो जारी करती है उसके आधार पर वर्गीकरण। तो निर्गमन के आधार पर 2 प्रकार का मुद्रा होता है। एक होता है चलन मुद्रा, दूसरा होता है बैंक मुद्रा। बैंक मुद्रा को साख मुद्रा भी कहते हैं। चलन मुद्रा, अरे जो चल रहा है मार्केट में, जो हम आप रात दिन हाथों से गुजरता है, जिससे हम विनिमय करते हैं, जिससे हम क्रय विक्रय करते हैं, जिससे हम ऋणों का भुगतान करते हैं, जिसका हम मूल्य संचय करते हैं, वही चलन मुद्रा कहलाता है। आपको पता है जो कागजी नोट हैं, जो सिक्के हैं, चलन मुद्रा है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी होते हैं, जैसे भारत के रुपया। इसे सभी व्यक्ति स्वीकार करते हैं। इसे स्वीकार करने के लिए सभी बाध्य होते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। अगर मना कोई करेगा चलन मुद्रा को स्वीकार करने से, तो उसे कानून के नियमों के अनुसार उसे दंडित किया जा सकता है। दूसरा जो है बैंक मुद्रा, जिसको हम साख मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा बैंकों के
द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे बैंकों के चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र, हुंडी, ये सब जो है बैंक मुद्रा या साख मुद्रा है। इस मुद्रा को व्यक्ति विश्वास पर स्वीकार करता है। अगर व्यक्ति चाहे तो बैंक मुद्रा या साख मुद्रा को मना कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। साख मुद्रा के बारे में हम आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र, हुंडी की विस्तृत हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ आप इतना ही जानिए कि बैंक मुद्रा या साख मुद्रा जो है वो व्यक्ति के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर उसे इस पर विश्वास नहीं है तो मना कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, जबकि चलन मुद्रा को मना नहीं कर सकता। तो हमें उम्मीद है कि आज जो हमने वीडियो बनाया मुद्रा का वर्गीकरण, इसको आप अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई त्रुटि है या कोई चीज़ दिक्कत है तो उसे आप कमेंट करें ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसे दूर कर सकूं। अच्छा से अच्छा वीडियो बनाना हमारा उद्देश्य है, ताकि आप जो है एक इकोनॉमिक्स से जो बहुत हुआ है कि बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता, ये भ्रांति दूर हो। जय हिंद, जय भारत।